हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेजर चैप्टर के वीडियो नंबर सेकेंड में, जो कि क्या है अपना इस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी। यानी हमें इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, आइंस्टीन कोफिशिएंट जो है ए एंड बी के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने वाले हैं। और ये जो आइंस्टीन कोफिशिएंट होता है ये क्या होता है भैया, तो ये आइंस्टीन कोफिशिएंट एक मैथमेटिकल क्वांटिटी होता है। क्या होता है भैया, एक मैथमेटिकल क्वांटिटी होता है जिसका यूज किस लिए किया जाता है, विच आर यूज्ड, यानी जिसका यूज किया जाता है मेजर करने के लिए। किस चीज को मेजर करने के लिए भैया, तो प्रोबेबिलिटी। तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी, तो एब्जॉर्प्शन, यानी जो हमने आपको लेजर में डिस्कस करा था प्रिंसिपल, लेजर के कितने प्रिंसिपल है, 3 प्रिंसिपल हमने डिस्कस करे थे, एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। तो हमने क्या बताया था आपको, तो यहाँ पे तो हमने उसमें आपको प्रोसीजर बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट पे होते हैं तो एनर्जी जब उसको देते हैं तो कहाँ चला जाता है, एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। वो चीजें मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे एक सवाल क्या आ रहा है कि हमारा जो आइंस्टीन कोफिशिएंट है ए और बी, इसके बीच में हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो आइंस्टीन कोफिशिएंट है क्या, तो सबसे पहले आप समझिए कि एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है। क्या है भैया, तो एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है। और इस मैथमेटिकल क्वांटिटी का यूज हम किस लिए करते हैं, तो मेजर करने के लिए करते हैं। किस चीज को मेजर करने के लिए करते हैं भैया, तो प्रोबेबिलिटी को। किसकी प्रोबेबिलिटी को, जैसे कि ये नंबर ऑफ ग्राउंड, नंबर ऑफ, ये अपना क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब इस ग्राउंड स्टेट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसको हमें काउंट करना है, यानी हमें क्या करना है, इसको मेजर करना है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी को। अब जब इसको मैंने एनर्जी दिया तो ये कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इस चीज को हमें प्रोबेबिलिटी करना होगा, क्योंकि हम एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते कि यहाँ ग्राउंड स्टेट पे इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक्साइटेड स्टेट में अपने इतने इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। तो ये जो आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी है, ये बस एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है जिसका यूज किस लिए किया जाता है, ताकि हम मेजर कर सकें किस चीज को, कि अपने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द ग्राउंड स्टेट एंड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द एक्साइटेड स्टेट, यानी कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे ग्राउंड स्टेट पे है और कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे एक्साइटेड स्टेट पे है। ये चीज को मेजर करने का ये काम करता है। समझ में आया। तो जो भी एटम्स हो या जो भी मॉलिक्यूल्स हो, उस एटम और मॉलिक्यूल्स से जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, उसके नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। किसकी मदद से, तो आइंस्टीन कोफिशिएंट ए और बी। और इसी ए और बी में हमें क्या दिखाना है, इस वीडियो में रिलेशनशिप दिखाना है। क्या दिखाना है, रिलेशनशिप क्या है, दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, मान लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, मान लिया कि क्या मान लिया भैया, लेट अस कंसीडर, हमने माना असेंबली द एटम्स, यानी हमने क्या किया, असेंबल कर लिया एटम्स को। एटम को असेंबल कहां किया भैया, थर्मल इक्विलिब्रियम में। किसमें किया भैया, थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एक बात आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया, तो समझिए आप इस चीज को प्रैक्टिकली आपने देखा भी होगा अपने डेली लाइफ में। कैसे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे आप समझना, आपको मम्मी ने चाय दिया, क्या दिया भैया, चाय दिया। मम्मी गरम गरम चाय लाके, हमें सुबह सुबह का टाइम था, ये चाय का प्याला लाके हमें मम्मी ने थमा दिया। चाय बहुत क्या थी, गरम था, हॉट था। ठीक है भैया, बहुत अच्छे। उसके बाद इधर से मेरा मन था कि यार चाय ना पी के कॉफी पीते, तो उससे पहले कॉफी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि चाय और कॉफी में से कुछ एक ही मिलेगा। तो मम्मी ने चाय तो दे दिया है, तो मैंने सोचा कि चाय पीने से पहले कुछ ठंडा पानी पी लिया जाए। तो मैंने इधर क्या किया, ठंडा एकदम चिल्ड वाटर हमने फ्रिज से निकाला, ठंडा पानी। चलो भैया, ये भी हो गया अपना पानी की बोतल लो। अब क्या है, ये बहुत ज्यादा ठंडा पानी है और ये बहुत ज्यादा गर्म चाय है। यानी थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, समझिएगा। जैसे एक ऐसा टेम्परेचर, जैसे रूम का टेम्परेचर क्या होता है भैया, रूम का टेम्परेचर अपना 22 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये देखते हो कि कुछ समय तक, जैसे मैंने पढ़ाई कर रहा था, टेबल पे मम्मी लाके चाय रख दिया, अब मैंने तब तक पानी पिया, तब तक चाय ठंडा हो जाएगा, हो सकता है। चाय को मैंने कुछ देर तक छोड़ दिया, चाय क्या हो गया, ये चाय जो है इसने क्या किया, रूम के टेम्परेचर को अचीव कर लिया। चाय को नहीं पिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए, तो चाय ने क्या किया, रूम टेम्परेचर को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। और इधर से पानी को थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया, तो किसको अचीव कर लिया, उसने भी रूम टेम्परेचर को मतलब क्या कर लिया, मतलब एक तरीके से अटैच कर लिया, मतलब उसको अचीव कर लिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो भैया मेरे गर्म चीज क्या किए,
ठंडा हो गया, जैसे ये इसकी जो सेल्सियस थी, इसकी जो टेम्परेचर था ये क्या था, हाई था, लेकिन ये कहाँ चला गया, लो पर, मतलब रूम टेम्परेचर पे चला गया। और इधर ये पानी खूब ठंडा था, लेकिन ये कहाँ चला गया, तो 20 डिग्री सेल्सियस यानी अपने टेम्परेचर को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, इसने अपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर लिया, यानी ये कहाँ चले गए, एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में चले गए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें कोई गर्म चीज ठंडा हो जाता है, ठंडा चीज क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी गर्म हो जाने का मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो वो क्या हुआ, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हमने बहुत सारे एटम्स हमारे पास है, तो उस एटम्स को हमने क्या किया, थर्मल इक्विलिब्रियम में डाल दिया। ठीक, अब थर्मल इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पे, तो टी टेम्परेचर पे हमने डाला। तब उससे जो रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकला उसको हमने क्या मान लिया, म्यू मान लिया, कि तब जाके उससे जो रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो क्या है, म्यू है, एंड एनर्जी डेंसिटी क्या है, यू म्यू है। अब हमने यहाँ पे क्या माना, एनर्जी डेंसिटी को मान लिया यू म्यू। अब देखिए इसके बाद क्या करना, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, हमें आइंस्टीन कोएफिशिएंट की मदद से क्या निकालना है, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने की, एक्साइटेड स्टेट में कितना है और ग्राउंड स्टेट में कितना है। तो जो हमने लेजर के आपको प्रिंसिपल बताए थे, 3 प्रिंसिपल, जिसमें एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, ये जो हो रहा था ये कैसे हो रहा था, उसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम क्या करने वाले हैं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेट हमने मान लिया, क्या मान लिया भैया, कि N1 यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, N1 मतलब ग्राउंड स्टेट पे, एंड N2 बी द नंबर्स ऑफ एटम इन अ स्टेट 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। हमने क्या किया, मान लिया कि N1 और N2 क्या है, बी अ नंबर ऑफ एटम इन अ स्टेट 1 और 2, यानी नंबर ऑफ स्टेट 1 पे अपना नंबर्स ऑफ एटम कितने हैं, N1 है, और स्टेट 2 पे नंबर्स ऑफ एटम कितने हैं, तो N2 है। ये हमने मान लिया। उसके बाद क्या होता है, एट एनी स्टैंड, किसी स्टैंड पे होगा, ठीक, द नंबर ऑफ एटम इन अ स्टेट 1 दैट एब्जॉर्ब द फोटॉन्स, यानी जो हमारा नंबर्स ऑफ एटम है N1, इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। हमने बताया था सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यानी ग्राउंड स्टेट पे अपना एटम्स है, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये नंबर्स ऑफ N1 यानी दिया हुआ है, देखिए द नंबर्स ऑफ एटम इन स्टेट 1, जो स्टेट 1 यही अपना स्टेट 1 है, इस पे जो नंबर्स ऑफ एटम इसने क्या किया, फोटॉन्स एनर्जी को क्या किया भैया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है भैया, एब्जॉर्ब कर, एब्जॉर्ब जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ये कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो देखो यहाँ पे, तो एंड राइज द स्टेट 2, तो ये स्टेट 1 से कहां चला गया, स्टेट 2 पे राइज हो गया। तो राइज होने पर यूनिट टाइम कितना लगेगा, तो पर यूनिट जो टाइम लगेगा कुछ ऐसा लगेगा, क्या लगेगा भैया, N1 P12, यानी P N1 क्या है यहाँ पे, तो नंबर्स ऑफ एटम है, और P क्या है, जितना हमारा फोटॉन्स कहाँ गया है, 1 से लेकर 2 पे, क्योंकि एब्जॉर्ब करने के बाद वो 1 से कहाँ जा रहा है, 2 पे, इसीलिए हमने क्या लिखा है, N1 मतलब नंबर्स ऑफ एटम, और यहाँ से 1 से 2 तक कितने गए फोटॉन्स एनर्जी, तो हमने लिख दिया P12। ठीक, उसके बाद N2 मतलब क्या है भैया, तो वही नंबर्स ऑफ एटम्स कहां पे, स्टेट 2 पे, और B12 यानी ये आइंस्टीन कोएफिशिएंट हमने ले लिया, B12 यानी 1 से 2 तक जाने में उसको कितना लगा। अब उसके बाद ये क्या है, म्यू यू, तो हमने अभी बताया था ये म्यू यू क्या है अपना, तो एनर्जी डेंसिटी है। इसको क्या करोगे आप, समीकरण 1 मान लोगे। अब देखिए नीचे अब क्या करते हैं, एक और लाइन, तो जैसा कि हमने आपको क्या बताया, तो हमने आपको बताया कि भैया ये अपना जो ग्राउंड स्टेट पे जो एटम्स थे उसको मैंने एनर्जी दिया, तो वो कहां चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब ये एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं इलेक्ट्रॉन्स यानी एटम, तो ये क्या होगा, कुछ समय के बाद फिर से ये ग्राउंड स्टेट पे रिटर्निंग आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बताया कि जो N1 एटम्स थे उन्होंने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, और एब्जॉर्ब करने के बाद कहां चला गया, 1 से 2 पे पहुंच गया। तो उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो ये हमने निकाल लिया। उसी तरीके से जब अपना नंबर ऑफ एटम्स इन अ स्टेट 2, अब नंबर ऑफ एटम्स कहां है, हमारे स्टेट 2 में है, और 2 से उसको 1 तक जाने में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो हमने आपको बताया था जब एक्साइटेड स्टेट से अपना इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आता है, ग्राउंड स्टेट पे, तो वहां पे 2 तरीके का प्रोसीजर होते रहता है। कौन सा, एक अंडर द स्टिमुलेटेड इमिशन, और एक अंदर होते रहता है स्पॉन्टेनियस इमिशन, या स्टिमुलेटेड और अंडर द स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस इमिशन के द्वारा वो क्या हो जाएगा, उसको जो पर यूनिट टाइम का रिक्वायरमेंट होगा वो कितना लगेगा। तो इसी तरीके से जैसे N1 से जाने में उसको P12 यानी कितना उसको फोटॉन्स का एनर्जी लगा, उसी तरीके से N2 यानी जो अपना एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको 2 से 1 तक जाने में कितना इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, इसने रिलीज किया, वो बराबर हो जाएगा किसके, N2A
A21 मतलब कि यहाँ पे आइंस्टीन कोएफिशिएंट हमने क्या लिया था, A1 से जा रहा था 2 तक, हमने लिया था B1 से लेकर 2 तक, और यहाँ पे क्या लेंगे A2 से लेकर 1 तक। अब हमने क्या किया, इसमें एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी हमारे ऐड भी होगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे दो प्रोसीजर हो रही है, एक स्टिमुलेटेड और एक अपना स्पॉन्टेनियस इमिशन दोनों हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एक ये लिया और एक अपना ऊपर से आ रहा है तो हमने ये वाला टाइम लिया। ठीक, अब यहाँ पे A21 जो N2 इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, ग्राउंड स्टेट तक जा रहा है, आइंस्टीन कोएफिशिएंट पहला को लेकर हमने कंसीडर किया, दूसरी तरीके से दूसरा भी इसमें होगा N2B21, इसको इसलिए हमने लिया ताकि इसमें दो प्रोसीजर हो रही है, एक स्पॉन्टेनियस इमिशन का हो रहा है, एक स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है, इसलिए। और इसमें म्यू और यू ये क्या है, हमारा एनर्जी डेंसिटी है। अब क्या करेंगे देखिए आगे, तो क्या होगा, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों का क्या निकल चुका है, टाइम निकल चुका है कि कितना नीचे से ऊपर जाने में इलेक्ट्रॉन्स का टाइम लगेगा, यानी एटम्स को कितना, मतलब ऊपर से एक्साइटेड स्टेट से अपना ग्राउंड स्टेट तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये भी हमने देख लिया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड से कहां जाने में, उसको एक्साइटेड से ग्राउंड में जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये भी हमने देख लिया। अब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम का जब केस आता है, हमने अभी आपको बताया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम का जब केस आता है तो क्या होता है भैया, एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों आपको इक्वल आकर होते हैं, मतलब दोनों एक साथ होने लगते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा जब ये दोनों एक साथ प्रोसेस होगा, दोनों एक साथ प्रोसेस होगा तो क्या हो जाएगा भैया, N1P12 इक्वल हो जाएगा N2P2 के, P21 के, मतलब N1 यानी यहां से एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड तक जाने में जितना एनर्जी का टाइम लगता है उतना ही वो लगेगा ऊपर से नीचे तक आने में, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम के केस में दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। हमने आपको बताया था चाय ठंडा हो जाएगा, यानी अगर कोई नीचे है गर्म है तो ठंडा हो जाएगा और ठंडा है तो गर्म हो जाएगा। इक्विलिब्रियम हमने अभी आपको समझाया, उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों एक साथ होने लगते हैं। ठीक, अब देखो N1P12 की वैल्यू क्या है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, N1P12 की वैल्यू हमने निकाल के रखा है क्या, तो N1B12 म्यू यू, म्यू क्या है यू और अंदर है म्यू। ठीक है, थोड़ा सा ये यू सही से आप लिख लेना, यू, हाँ, इक्वल टू, अब N2P21 की वैल्यू क्या है, तो N2P21 की वैल्यू भैया ये रहा, क्या है N2A21 और ये क्या है प्लस, ये क्या है N2B21U और ये हो जाएगा म्यू। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपल देखो, ये वाला यू म्यू यानी एनर्जी डेंसिटी वाला टर्म्स है और ये भी अपना एनर्जी डेंसिटी वाला टर्म्स है, तो इसको क्या करेंगे भैया एक साइड ले आएंगे, तो देखो N1B12U और अंदर हो जाएगा म्यू इक्वल माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस इधर आएगा तो माइनस में, तो N2B21 और ये हो जाएगा अपना U और ये हो जाएगा म्यू और इस साइड क्या बचेगा N2A21। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आया। अब आगे देखिए क्या होगा, तो आगे अपना ये होगा, देखो यहां से U म्यू दोनों में से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो U क्या ले लिया, U और म्यू हमने कॉमन ले लिया, इसमें से बाहर निकाल लिया, तो क्या अंदर बचेगा, तो अंदर बचेगा N1B12 माइनस इसके अंदर बचेगा N2B21, ये बच जाएगा बराबर क्या हो जाएगा N2A21। ठीक, यहां तक हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे U म्यू का वैल्यू कैलकुलेट, यानी ये एनर्जी डेंसिटी, तो U म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू इसके नीचे चला जाएगा, तो N2A21 अपॉन में क्या हो जाएगा N1B12 माइनस N2B21, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको आप नोट कीजिए, बोर्ड पे इरेज कर रहा हूं मैं। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये देखो A21 है तो यहां से भी हम क्या करते हैं 21 वाला टर्म्स को क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं, क्योंकि ऊपर 21 है इसलिए 21 टर्म्स को क्या करो कॉमन निकालो, तो क्या हो जाएगा U म्यू इक्वल टू, ये U लिखा है आप ध्यान से इसको लिखना U। ठीक, अब देखो यहां से ये क्या हो जाएगा N2, ये क्या हो जाएगा N2A21 जो करते हो हमने लिख दिया, नीचे क्या चल रहा है हमने बताया आपको, ये 2 ऊपर नजर आ रहा है 2 से 1, तो आपके लिए 2 से 1 इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, तो N2
B21 हमने दोनों सेम कर लिया, क्योंकि हमें एक ही मतलब स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के द्वारा ही निकालना होगा। ये 1 1 वाला ऊपर नहीं दिया था, इसलिए हमने इसको कॉमन ना निकाल के इसको कॉमन निकाला। अब देखो इसको कॉमन निकालने से क्या होता है, जैसे ही मैंने इसमें से ये टर्म्स कॉमन निकाला तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। बिल्कुल कैसे, ध्यान से समझिए, ये हो गया ब्रैकेट। अब क्या किया हमने, इसको कॉमन निकाला, तो कॉमन निकाला तो ये तो चला गया, लेकिन इसमें तो है ही नहीं वो टर्म्स। अगर जब कोई चीज हम कॉमन निकालते हैं वो चीज इसके टर्म्स में नहीं है तो इसके डिवाइड में आ जाता है। तो यहां से नीचे आ जाएगा N1 B12, इसके नीचे आ जाएगा N2 B21। यही चीज हमने कॉमन लिया तो यही चीज इसके नीचे, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर कट जाएगा और यही आ जाएगा। ठीक, माइनस का माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। ठीक, अब क्या करना है आपको पता है, जो आइंस्टीन है वो थर्मोडायनेमिकली एक चीज को प्रूव किया है। क्या किया है, तो आइंस्टीन लिखेंगे, आइंस्टीन थर्मोडायनेमिकली प्रूव दैट इसने क्या प्रूव किया है, थर्मोडायनेमिकली प्रूव दैट द probability of stimulated and absorption process is equal to stimulated emission। कहने का क्या मतलब है कि आइंस्टीन ने प्रूव किया है, कैसे प्रूव किया है, मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव किया है कि जो अपना स्टिमुलेटेड ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है, स्टिमुलेटेड ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, वो क्या होता है, इक्वल होता है स्टिमुलेटेड इमिशंस के। यानी जो नीचे से ऊपर जाने में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो टाइम लगता प्रोबेबिलिटी है, वही प्रोबेबिलिटी क्या है, नीचे से ऊपर आने में या ऊपर से नीचे आने में। ऊपर नीचे मैं बोल रहा हूं तो आप समझ जाना, नीचे से ऊपर बोलूं तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एक्साइटेड में, और जब हम ऊपर से नीचे बोले तो आप समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। तो यानी दोनों में जब एब्जॉर्ब करके जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाता है, तो जितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो स्टिमुलेटेड इमिशन के ऊपर से नीचे आने वाले के बराबर हो जाएगा। तो क्या करोगे यहाँ पे आप, तो जब बराबर है तो B12 किसके इक्वल हो जाएगा, B21 के इक्वल हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुमको पता है हमको कि जब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड इमिशन दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब B1 से 2 जाने में लगा समय B2 से 1 में लगा समय के बराबर हो जाएगा। यानी B12 की वैल्यू B21 की बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए तब क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। यानी ये B21 जो दिखाई दे रहा है ना, इसके जगह पे आप क्या डाल सकते हो, देखो मैं डाल के दिखाता हूँ, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, पॉज करके पहले नोट करो। तो क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो B12 कैसे बराबर हो गया, B12 इक्वल हो गया B21 के, कैसे, आइंस्टीन ने थर्मोडायनेमिकली इस चीज को प्रूव करा है। तो देखो यहाँ से U और ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू हो जाएगा N2। देखो N2 से N2 कैंसिल भी कर सकते हैं अपन, तो क्या बचेगा A21 इक्वल टू हो जाएगा B21। बहुत बढ़िया। अब ये नीचे चल रहा है ना, नीचे, हाँ नीचे चल रहा है, ये क्या N1 को क्या, N1 का N1 रहने दो, B12 के जगह पे क्या लिख सकते हो, B21, और नीचे भी हो जाएगा N2 B21 और -1 का 1। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, U म्यू इक्वल टू A21 अपॉन में क्या हो जाएगा B21, और ये हो जाएगा N1 अपॉन में N2 और माइनस का 1। समझ गए, यहां तक आपको समझ में आया। कुछ नहीं किया हमने, B12 को किसके इक्वल कर दिया, B21 के इक्वल कर दिया, क्योंकि आइंस्टीन ने प्रूव करा है थर्मोडायनेमिकली कि जो प्रोबेबिलिटी होगी एटम्स की पाए जाने की, वो जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा, वो दोनों आपस में इक्वल कर दिया। अब यहां से हमारा क्या निकल के सामने आया, एक ये एक्सप्रेशन आया। अब इसको हम किसके सहायता से प्रूव करेंगे, देखिए बोल्टमैन से, जो बोल्टमैन का एक इक्वेशन है उसकी सहायता से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यानी हम अब क्या करेंगे, बोल्टमैन के जो स्टैटिकल लॉ है उससे अब सॉल्व करेंगे। क्या है बोल्टमैन का स्टैटिकल लॉ, जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स होते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं E⁻⁻k अपॉन
क्या होता है, ई टू दी पावर माइनस का ई अपॉन के टी, इसके इक्वल होता है। ठीक, यानी बोल्ट्जमैन ने स्टैटिकल लॉ जो कहता है हमारा क्या कहता है, नंबर्स ऑफ एटम्स या नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन क्या होता है, के टी। अब यहाँ पे आप N1 की वैल्यू निकालोगे, मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, तो कैसे निकालोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई और माइनस हो जाएगा एनर्जी की बात की जाए तो E1 और KT का KT कांस्टेंट। ठीक, अब N2 का वैल्यू निकालोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसी तरीके से माइनस का E2 अपॉन क्या हो जाएगा, KT। ये हमने वैल्यू निकाल लिया। अब इन सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन सारे N1 और N2 की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, N1 अपॉन N2 निकाल लेते हैं। तो देखिए निकाल रहे हैं, N1 एंड N2 निकालना है पहले। तो क्या करते हैं अपन, यहीं पे साइड में निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे N1 अपॉन N2 बराबर, यानी N1 अपॉन N2, क्योंकि हमें N1 अपॉन N2 की वैल्यू चाहिए तो हम N1 अपॉन N2 निकाल लें। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहने दो अभी, और यहाँ से हो जाएगा e टू दी पावर माइनस का E1 अपॉन का KT, और अपॉन में क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस का E2 अपॉन में KT। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है, अब जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई में रहता है। तो और जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस। आपको याद होगा a टू दी पावर b, सॉरी a टू दी पावर m और a टू दी पावर n, ये डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस a m माइनस n। उसी तरीके से यहाँ पे N1 अपॉन N2 इक्वल टू, आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ पे क्या करो, इक्वल लिख दो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब बराबर ही होता है। तो हमने क्या करिए यहाँ पे E, अब क्या करते हैं, दोनों को माइनस करना है तो माइनस का E1 माइनस कर देना है E1 E2, एक काम करो ऐसे लिख दो आप, देखो ये ऊपर वाला पावर क्या दिख रहा है, माइनस का E1 अपॉन में हो जाएगा KT, E1 अपॉन में हो जाएगा KT, और फिर एक माइनस लगेगा इसका, क्योंकि बेस में से डिवाइड में से पावर माइनस होता है तो क्या करते हैं हम, डिवाइड में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, माइनस जाता है। तो ई बेस है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये वाला पावर पहले हमने लिख दिया और माइनस लगा के फिर एक माइनस इसमें भी है, तो E2 अपॉन में क्या जाएगा, क्या KT। अब देखिए यहाँ से N1 अपॉन में N2 इक्वल टू e टू दी पावर, अब देखो माइनस का E1 अपॉन में क्या चल रहा है, KT चल रहा है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, E2 अपॉन में क्या हो जाएगा, KT। अब क्या करेंगे N1 अपॉन में N2 इक्वल टू, अब देखिए दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन KT कॉमन दिख रहा है, KT नीचे में कॉमन, तो आप क्या करो, कॉमन निकाल लो। चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट कॉमन निकाल के e टू दी पावर, ये E2 को पहले लिख दो, E1 को बाद में, क्योंकि प्लस वाले को पहले लिख देते हैं। E2 माइनस E1 ये हमने लिख दिया, और KT क्या हो गया, KT अपना क्या हो गया, कॉमन हो गया KT। ये आपको समझ में आया। N1 अपॉन N2 की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, E2 माइनस E1 अपॉन का KT। अब ये जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन आप इसको थर्ड मान लेना। अब इस इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए करते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन, से एक बात समझिएगा पहले, जब इलेक्ट्रॉन ये अपना ग्राउंड स्टेट है, ये अपना एक्साइटेड स्टेट है, जब ये ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसको हमने एनर्जी कुछ दिया था, ठीक। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ चला गया, तो ये चला गया ऊपर एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है ये, और कुछ समय के लिए एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, उसके बाद वो कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट पे। तो देखिए जब ये ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो ये अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, फोटॉन्स को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। वो रिलीज क्या कर रहा है, ये E1 से E2 तक गया, और जाने में जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वो आने में क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो E2 माइनस E1 वो किसके बराबर होता था, तो h न्यू के, यानी फोटॉन्स एनर्जी को रिलीज कर रहा था। तो यहाँ पे E2 माइनस जो E1 है उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, तो N1 अपॉन N2 इक्वल टू e टू दी पावर क्या हो जाएगा, h न्यू अपॉन का क्या हो जाएगा, KT, ठीक। अब ये N1 अपॉन N2 की वैल्यू ये आ चुकी है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए हम कर रहे हैं, तो हम क्या करने वाले, ये हमारा इक्वेशन थर्ड है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या कहता है इक्वेशन नंबर थर्ड, भैया ये दिया है u, और ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू क्या है, तो A21 अपॉन में क्या हो जाएगा, B21, और ये N1 अपॉन N2 की वैल्यू क्या है, E अपॉन में क्या है, E अपॉन में h न्यू, और अपॉन में क्या है, KT, और माइनस 1 का 1। अब क्या है, ये इक्वेशन जो हमारा क्या शो कर रहा है, ये इक्वेशन हमारा क्या शो कर रहा है, देखिए अब आगे देखते हैं।
बोर्ड को अच्छे से इरेज कर लें। तो हमारा ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है, देखिए इक्वेशंस है, ये क्या निकल के सामने आ रहा है, तो ये अपना एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन निकल के आया। तो ये एनर्जी डेंसिटी का जो इक्वेशन है क्या शो कर रहा है, तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ फोटोन, यानी ये क्या निकला है, एनर्जी डेंसिटी निकला है किसका, फोटॉन्स का, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो जिसका फ्रीक्वेंसी u है, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, u है, एंड इक्विलिब्रियम विद द एटम्स एनर्जी स्टेट लेवल 1 and 2 एट अ टेम्परेचर T, यानी 1 से लेकर 2 तक जाने में, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने में उसको कितना क्या लगा, टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसका टेम्परेचर T था, और उसका क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी हमारे सामने निकल के ये आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे भैया, तो कंपेयर इट विथ प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला। हम इसको किसके साथ कंपेयर करने जा रहे हैं, प्लैंक रेडिएशन फार्मूला के साथ। तो प्लैंक रेडिएशन फार्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है, u म्यू इक्वल टू क्या होता है, 8 पाई एच वी एस क्यू अपॉन में सी क्यू बराबर हो जाएगा इनटू में 1 अपॉन क्या है, e टू द पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1। ये हमारा क्या है, तो प्लैंक रेडिएशन का फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, इसके साथ इसको कंपेयर करना है। तो देखिए ये इसके साथ कंपेयर कर दो, इक्वल हो गया, यानी हट गया, यहां से कैंसिल आउट हो गया। तो देखो यहाँ पे ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ऑब्जर्व करो कि क्या क्या हमें इसमें सिमिलर मिल रहा है, सिमिलर यानी ये चीजें और ये चीजें हमें सिमिलर मिली, हट गया। अब यहां से देखो ये चीजें और ये चीजें भी हमें क्या मिली, सिमिलर मिला, ये भी गायब हो गया। तो गायब होना मतलब हट गया, हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो इसमें क्या बच रहा है, A12, तो A21 अपॉन में B21, इसमें ये बचा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 8 पाई H बी क्यूब अपॉन में C3। ये अपना किसका वैल्यू निकला है, तो ये अपना आइंस्टीन के कोफिशिएंट ए बी के बीच में रिलेशनशिप निकल के सामने आ रहा है। यही अपना क्या होता है, फाइनल रिलेशनशिप होता है। तो हमने अभी तक इस रिलेशनशिप निकालने में हमने क्या यूज करा, तो लेजर के जो प्रिंसिपल होते हैं, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन, ये तीनों प्रोसीजर का यूज करके हम क्या किए हैं, ये अपना आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी के बीच में हमने क्या निकाला, रिलेशनशिप निकाला है। आई होप आपको ये जो रिलेशनशिप था आइंस्टीन कोफिशिएंट में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आप लोग रेगुलर बेसिस में क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी छोड़ो, ताकि हमें पता चले कि हमारे कितने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हमारे इंजीनियरिंग फेज के लेक्चर उनको पसंद आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए बाय।